जानकारी देने के लिए आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पुतिन ने कहा, उन्हें राष्ट्र हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी के सख्त रुख की सराहना भी की जाती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को कोई भी कार्य, कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है जो भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्र हितों के विपरीत हो। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, वैसे मैं इस बारे में कभी बात भी नहीं करता, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं भारतीय राज्य के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उनके सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको देंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों की बहस जारी रहेगी। तो ज्ञानवापी विवाद को लेकर सुनवाई आज जारी है। आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि 5 ऐसी याचिकाएं हैं जिन पर आज सुनवाई हो रही है। आपको यह भी बता दें कि इसमें हिंदू पक्ष की याचिकाएं भी हैं और मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं भी हैं। इन दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई। आगे बढ़ते हैं, शनिवार को IMA की पासिंग आउट परेड होने जा रही है। इस बार परेड में श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सलामी लेंगे। IMA के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई विदेशी सैन्य अधिकारी परेड की सलामी लेंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शनिवार को होने जा रही पासिंग आउट परेड में देश को 343 आर्मी अफसर मिलेंगे। साथ ही 29 अफसर उन देशों को भी मिलेंगे जिनके साथ भारत का दोस्ताना रिश्ता है। इनमें श्रीलंका भी शामिल है। खास बात यह है कि इस बार पासिंग आउट परेड की सलामी श्रीलंका के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ शैलेंद्र सिल्वा लेंगे। वहीं कमांडेंट परेड में लेफ्टिनेंट जनरल VK मिश्रा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 कैडेट्स को पुरस्कृत किया। Trying to warn you into one of the finest military leaders capable of leading your respective armies in any condition, any circumstance, and ensure security and safety that the nation demands from you. IMA 1 अक्टूबर 1932 को अस्तित्व में आया था। पिछले 91 वर्षों में करीब 65,000 जेंटलमैन कैडेट अकादमी से पास हुए हैं। इसमें मित्र देशों के विदेशी कैडेट भी शामिल हैं। IMA में पासिंग आउट परेड आगामी 9 दिसंबर को होगी। इसमें देश विदेश के जेंटलमैन कैडेट बतौर अधिकारी अपने अपने देश की सेना का अभिन्न अंग बनेंगे। वहीं 8 दिसंबर को एकेडमी में मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले शो आयोजित किया जाएगा। देहरादून से सत्येंद्र ब्रतवाल की रिपोर्ट। तो
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अमित शाह ने इसको लेकर लिखा है कि आज से 4 दशक पहले मैंने एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। संगठन कार्यों में मिली सीख और अनुभव और स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्र सेवा के विचार सदैव मेरी शक्ति रहेंगे। आज दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में परिषद के कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए उत्सुक हूं। और इससे पहले कल सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के उद्घाटन में आने का न्योता दिया। साथ ही साथ सीएम योगी ने पीएम को श्रीराम मंदिर निर्माण की जानकारी दी। पीएम से सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीएम योगी ने जेपी नड्डा को 3 राज्यों में शानदार जीत की बधाई भी दी। जेपी नड्डा से भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे और उनसे भी कई मुद्दों पर काफी देर तक बातचीत की। तो फिलहाल आपको बता दें ये मुलाकात काफी अहम है। न्योता दिया गया प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की ओर से एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। जेपी नड्डा से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी को रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस मौके पर उदयपुर के स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सक्का ने राम मंदिर और मस्जिद के लिए बेशकीमती तोहफे तैयार किए हैं। उदयपुर से सहयोगी कमलेश की रिपोर्ट। इस नायाब तोहफे को निहारने के लिए आपको भले ही मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़े, लेकिन जिसके लिए बेशकीमती सौगात तैयार की गई है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की कतई जरूरत नहीं। उसकी नजर से कोई ओझल नहीं रह सकता, उसे हर बात की खबर है। कबीर कहते हैं, चींटी के पग नुपर बाजे तब भी साहिब सुनता है। जन जन के राम, कण कण के राम का दिव्य और भव्य मंदिर आकार ले चुका है। बाईस जनवरी को रामलला तंबू से निकलकर अपने आसन पर विराजमान होंगे। सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है, पीढ़ियों का स्वप्न साकार होने जा रहा है। ऐसे मौके पर भला कोई कैसे चूक जाए। शायद ही कोई हो जो दुनिया के पालनहार के लिए कुछ खास सौगात ना संजो रहा हो। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी सक्का ने भी अपने श्री राम के लिए सोने की विशेष कलाकृतियां बनाई हैं। सोने की ईंट पर लिखा है, राम श्री राम की चरण पादुकाएं और एक घंटा। साइज की बात की जाए तो 3 बाई 3 इंच है और इसमें 200 मिलीग्राम सोने का प्रयोग किया गया है। वहीं अयोध्या में मस्जिद के लिए भी उन्होंने सोने की ईंट, वजू के लिए जग और कुरान शरीफ तैयार की है। और राम जी के लिए जो संग्रहालय में रखने के लिए मैंने बनाई है वो खड़ो बनी है, 2 खड़ो है, विश्व की सबसे छोटी खड़ो बनाई है। और उसके साथ एक घंटा बनाया है और एक ईंट बनी है जिस पे मैंने राम जी लिखा है। ये चीज़ें मैं वहाँ पर भेंट करना चाह रहा हूँ और इसके लिए मैंने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मैं पत्र लिख चुका हूँ। इकबाल सक्का ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अवगत कराया है। उनके निर्देश के बाद इकबाल ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को भी पत्र लिखा है। गृह मंत्रालय से मेरे पास पत्र भी आया है कि आप इसको, इस ट्रस्ट, उन्होंने मुझे एक एड्रेस भेजा कि आप इस ट्रस्ट से संपर्क करें, तो मैंने वहाँ पत्र लिख दिया है। अब जब भी वो लोग कहेंगे मैं ये 3 कलाकृतियाँ वहाँ भेज दूंगा। और इसके साथ एक छोटा सा तिरंगा हमारे देश का भी मैंने बनाया है जो राष्ट्र एकता का संदेश दे रहा है, सबको मिलजुल के रखने का पैगाम दे रहा है मेरे देशवासियों को। आपको बताते चले कि अपने सूक्ष्म स्वर्ण शिल्पकारी से इकबाल सक्का ने
पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। इकबाल ने हाल ही में अपना 100वां वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है और ऐसा करने वाले वो देश के इकलौते आर्टिस्ट हैं। अद्भुत कलाकार इकबाल सक्का की कई कृतियों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लेंस की जरूरत पड़ती है। वो सोने से इतनी महीन कलाकृतियां बनाते हैं जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। इजराइल और हमास की जंग में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। कतर में छिपे बैठे हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने वहां से सीधा पाकिस्तान को याद किया है। हमास अपने दोनों दोस्तों ईरान और हिजबुल्लाह से नाराज है, इसलिए अब उसने धर्म का वास्ता देकर पाकिस्तान से उसका एटम बम मांग लिया है। इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हमास ने मदद मांगी है। इजराइल से करीब 250 लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाने वाले हमास को साथ की दरकार है। इजराइल में घुसकर दिन दहाड़े बीच सड़क पर सरेआम हत्या करने वाले हमास को उसके लिए इजराइल से लड़ने वाला एक दोस्त चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसका इंतजार था कि आखिर कब होंगे राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। तो इस बीच ये बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है कि 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है और तीनों ही राज्यों के लिए, बात राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की हो, तीनों ही राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। लखवीर फोन लाइन पे हमारे साथ है। लखवीर, जानकारी सामने आ रही है कि पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान हो गया है और राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षकों को भेजा गया है। देखिए, इस प्रकार की खबरें थी, पहले हमने सबसे पहले ब्रेक भी किया था कि किसी बड़े स्तर के नेता को ही राजस्थान भेजा जाएगा ताकि विधायक दल की बैठक को अच्छे से वो संचालित करे और किसी प्रकार का विवाद न हो। इसलिए वरिष्ठता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है और उनके साथ में संगठन के 2 दिग्गजों को, जिनमें विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है, उन्हें राजस्थान भेजा जा रहा है और उसके साथ ही सरोज पांडे को राजस्थान भेजा। क्यों करना नहीं चाहती है पार्टी? चाहती है कि संगठन के तहत भी तमाम तरीके का कोऑर्डिनेशन किया जाए और वरिष्ठता के आधार पर अगर राजनाथ सिंह जी जाएंगे तो तमाम एमएलए से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे और किसी प्रकार का कोई पनपे नहीं, ये सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, ये 3 लोगों का जो कोऑर्डिनेशन तय किया है पार्टी ने, निश्चित ही बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, काफी सफल साबित होगा, क्योंकि पार्टी चाहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी ऐलान करे मुख्यमंत्री के चेहरे का तो किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, तमाम जो विधायक है उनकी सर्वसम्मति से पारित करवा ली जाए, क्योंकि जो प्रस्ताव होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उसको पारित करवाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि किसी तरीके से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि लोगों को लगता है, तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काफी मजबूत है और उनका जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं कि अपना मत रखता है, तो किसी प्रकार से कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी या अनुशासन का काफी महत्व होता है, जिसे विधायक दल और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, वही नेता होता है। लेकिन जो पार्टी होती है वो तमाम तरीके की सेटबैक को भी ध्यान में रखती है, डैमेज को भी ध्यान में रखती है और इसीलिए पार्टी ने सर्वसम्मति से तय किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और सरोज पांडे, ये 3 नेता राजस्थान पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे और विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे ताकि जो नाम प्रस्ताव है वो पारित करवाया जा सके। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि विधायक दल की बैठक कब होगी। ममता, लेकिन पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद कितने समय बाद अमूमन हो जाती है विधायक दल की बैठक? देखिए, अमूमन तो यही है कि जो
24 घंटे के भीतर पार्टी को विधायक की बैठक करवानी होती है। हालांकि रविवार तक का समय है, रविवार से पहले विधायक दल की बैठक करवानी होगी, इसलिए ये 3 नाम अभी आ भी गए हैं। आज ही घोषणा हो गई। हालांकि लग ये रहा था कि करीब 1 बजे नामों का ऐलान होगा, लेकिन करीब 11:15 बजे पार्टी ने ऐलान कर दिया और तमाम तीनों लोगों के पास फोन भी चले गए होंगे कि अब आप राजस्थान के लिए रवाना हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनाथ सिंह चूंकि रक्षा मंत्री होने के साथ ही लोकसभा के सदस्य भी हैं और लोकसभा में व्हीप जारी है, तो मतलब व्हीप का पालन करने के बाद वे राजस्थान के लिए निकलेंगे। दोनों जो उनके सदस्य हैं उनके साथ विनोद तावड़े और सरोज पांडे वे भी जाएंगे और विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे। मतलब या तो कल नहीं तो फिर रविवार को राजस्थान में विधायक दल की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, और उस विधायक दल की बैठक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर मुहर लग जाएगी और सर्वसम्मति से केंद्रीय आलाकमान के प्रस्ताव को पारित करवा लिया जाएगा। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को राजस्थान भेजने के पीछे की मंशा क्या रही होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं बैरियर ना बन जाए, हर्डल नहीं बने, किसी प्रकार से रोड़ा ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया होगा, ये तय है। क्योंकि राजनाथ सिंह जब जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो वसुंधरा राजे और उनके खेमे से भी कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे, और जो नया व्यक्ति बन रहा होगा मुख्यमंत्री, उसके नाम को भी सर्वसम्मति से पारित करवाने के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब ज्यादा समय बचा नहीं है कि जब राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है और वो केंद्रीय पर्यवेक्षक जयपुर जाकर विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे। महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है ममता, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक न केवल विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, तमाम विधायकों का पक्ष जानेंगे, उनको केंद्रीय आलाकमान के फैसले से रूबरू करवाएंगे, बल्कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई कुंठा होती है, अगर कोई विधायक अपना पक्ष रखना चाहता है या फिर किसी प्रकार का विवाद पनपता है, तो उस विवाद को कैसे शांत किया जाए, सर्वसम्मति कैसे बनाई जाए और पार्टी के फैसले को अनुशासन से कैसे तमाम विधायकों को बांधा जाए, ये काम होता है केंद्रीय पर्यवेक्षक का। इसीलिए इतने वरिष्ठ व्यक्ति को राजस्थान भेजा जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति अगर जाता है तो स्वाभाविक है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संगठन का अच्छा अनुभव है, तमाम लोगों को पार्टी के फैसले के पक्ष में बांधना उनको अच्छे से आता है। और अगर राजनाथ सिंह जाएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कोई अन्य धड़ा भी किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतना वरिष्ठ नेता जब सामने खड़ा होगा तो स्वाभाविक है कि पार्टी के फैसले को मानना ही होगा। हमने देखा भी है लखवीर राजनाथ सिंह को कि वो अपने डिसीजन को लेकर बहुत पक्के रहते हैं और वो जिस तरीके से अपने डिसीजन लेते हैं लोग मानते भी हैं उन डिसीजनों को। और क्योंकि इस वक्त बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों का नाम सीएम की रेस में आ रहा है, तो इसलिए एक वरिष्ठतम नेता का वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी था। बिल्कुल ममता, निश्चित रूप से सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों का ही नहीं बल्कि कई आधा दर्जन ऐसे नाम सामने आ गए थे जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, ओम प्रकाश माथुर वो नाम है जिन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली है बतौर प्रदेश संगठन महामंत्री और फिर बाद में बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी, तो उनका नाम भी इस फहरिस्त में सामने आ रहा है। इसके अलावा ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनका नाम भी इस फहरिस्त में है। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी प्रमुखता से इस फहरिस्त में है। अश्विनी वैष्णव का नाम है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम है। सांसद से विधायक बन चुके राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, बालकनाथ योगी, ये तमाम नाम भी फहरिस्त में बने हुए हैं। ऐसे में जब इतने दिग्गजों के नाम सामने आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि पार्टी चाहती है कि किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न हो, सिर्फ वसुंधरा राजे से इसे जोड़कर न देखा जाए, क्योंकि जब इतने नाम चल गए हैं, कई लोगों ने अपनी लॉबिंग भी शुरू कर दी है, तो स्वाभाविक है कि अगर इनमें से किसी एक का नाम कटता है और तो किसी प्रकार का कोई बगावत ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई दूसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, ये पार्टी चाहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अभी देखिए नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री उन्हीं में से होगा जिनका नाम चल रहा है। बिल्कुल। ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
किसी नाम से चौंकाए और कोई चौंकाने वाला नाम सामने हाँ, देखिए ये शॉकिंग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ये किया है भारतीय जनता पार्टी ने लखवीर, कि हमेशा जो नाम कहीं चर्चाओं में भी नहीं रहता है वो नाम निकलकर सामने आ जाता है और वो मुख्यमंत्री की शपथ ले लेता है। देखिए ये शॉकिंग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है। बिल्कुल, मैं वही कह भी रहा था ममता कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चल रही भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर जब फैसले होते हैं तो काफी चौंकाते हैं। और हमने देखा भी कि पिछले राज्यों में जिस प्रकार से ऐलान किया गया मुख्यमंत्री का, तो सबके सामने चौंकाने वाली तस्वीरें आई। किसी को अंदाजा नहीं था कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे, और न केवल भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि पूरे संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया, मंत्रिपरिषद में बदलाव किया गया, मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया, कई नेताओं को केंद्रीय राजनीति में भेजा गया। तो काफी चौंकाने वाले फैसला था। और ऐसा ही नजारा हमने देखा कि उत्तराखंड में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आया, जब तीरथ सिंह रावत का नाम आया और बाद में पुष्कर सिंह धामी का जब नाम आया, तो किसी को उम्मीद थी नहीं। ऐसे में स्वाभाविक है कि राजस्थान में भी ऐसा कोई फैसला हो सकता है। लखवीर और अपडेट लेंगे आपसे। सौरभ संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। सौरभ, देखिए जिसका इंतजार था, 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं, 3 बड़े नाम। वरिष्ठतम नेता राजनाथ सिंह, जिन्हें राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जी बिल्कुल, देखिए ये राजस्थान पर्यवेक्षक होने के साथ अब ये पूरी सप्ताह की कल ही जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो हो सकती है, और पर्यवेक्षक तो आप शाम को कल सुबह जयपुर आ सकते हैं। और विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री को लेकर राजनीति जो है वो की जा सकती है। और एक कह सकते हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव जो है वो इस विधायक दल की बैठक में पारित किया जा सकता है कि जो तमाम विधायकों की राय ली गई है उसके। ठीक है सौरभ, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम वो 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिन्हें 3 पर्यवेक्षक जिन्हें नियुक्त किया गया है राजस्थान के लिए। आपको बता दें कि इसके लिए बकायदा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लखवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लखवीर, देखिए इन पर्यवेक्षकों में हम देख रहे हैं एक महिला पर्यवेक्षक भी हैं जिन्हें राजस्थान के लिए नियुक्त किया गया है। वहां पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे दावेदार हैं जो महिला दावेदार भी हैं, उन्हें भी समझाना है। नाम दिया कुमारी का भी चल रहा है। जी बिल्कुल, सरोज पांडे को निश्चित इसीलिए भेजा गया होगा कि वो महिलाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करें, महिलाओं से संवाद करें, और हो सकता है कि कुछ महिलाओं के लिए खुशखबरी भी हो, इससे नकारा नहीं जा सकता। इसलिए सरोज पांडे जैसे नेता का जाना काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लेकिन क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या फिर दिया कुमारी में से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं बनाई जाती तो फिर इनका रोल क्या होगा, और न केवल इनका बल्कि अन्य महिला विधायकों को भी कैसे इस फैसले के लिए राजी किया जाए। अगर उनमें से कोई विधायक नाराज होती हैं, किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम सरोज पांडे करेंगी निश्चित रूप से, इसलिए उन्हें भेजा गया है। लेकिन जिस प्रकार का उनका अनुभव है, जिस प्रकार से उन्होंने संगठन के लिए काम किया है, निश्चित ही इसलिए उनका नाम सामने आना काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में महिला विधायक काफी हैं जो जीतकर आई हैं। और अगर किसी एक गुट विशेष के लिए या फिर किसी नेता विशेष के लिए किसी प्रकार की लॉबिंग होती है, तो निश्चित ही उसको कैसे शांत किया जाए, उनको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे उनको मनाया जाए, ये निश्चित रूप से फोकस होगा। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विनोद तावड़े का नाम सामने आने के पीछे की वजह यह है कि विनोद तावड़े बतौर राष्ट्रीय महामंत्री काफी अनुभवी हैं, संगठनात्मक कौशल अच्छे से समझते हैं, बेहतर अनुभव उन्हें है। इसलिए विनोद तावड़े को राजनाथ सिंह के साथ अटैच कर भेजा जाना बहुत मायने रखता है, क्योंकि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के टॉप 5 लोगों में से एक हैं, काफी की पर्सन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कई मर्तबा रह चुके हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री फिलहाल है, गृह मंत्री भारत सरकार में रह चुके हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से पहले नजदीकियां इनकी रही है। ऐसे में उनसे कोऑर्डिनेट इनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त माने जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके कंधों पर जिम्मेदारी बड़ी है, और ये उस जिम्मेदारी को निभाने में सबसे सक्षम व्यक्ति भी हैं, क्योंकि निर्विवाद तरीके से विधायक दल की बैठक करवाना और अनुशासित ढंग से
केंद्रीय आलाकमान के प्रस्ताव को पारित करना काफी महत्वपूर्ण काम है, काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसको बखूबी विनोद तावड़े, सरोज पांडे और महत्वपूर्ण रूप से राजनाथ सिंह जैसे स्ट्रेचर का व्यक्ति बखूबी। ठीक है लखवीर, मैं लौटती हूँ आपसे और जानकारियां लूंगी। इस बीच हमारे संवाददाता जयपुर से सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जानकारी सामने आ रही है कि 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं, 3 बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं। जयपुर में कैसी हलचल है इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के मायने क्या है। क्या आम सहमति बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेतृत्व में नहीं बन पाई कि कौन सीएम होगा और मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरा होगा, उन सब में आम सहमति बनाने के लिए किया गया है, जिसमें सबसे जो पावरफुल केंद्रीय मंत्री है राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री, उनको डाला गया है। राज्यसभा से सरोज पांडे को लिया गया है, विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव है, उनको लिया गया है, यानी संगठन के एक तरह से कह सके कि स्थान दिया गया। तो इसके पीछे ये है कि ये तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक जो बीजेपी के हैं वो आएंगे और एक आम सहमति के रूप में कोई नाम होगा उसको सामने रखा जाएगा, या फिर इस तरह की आम सहमति बनाई गई कि केंद्रीय नेतृत्व ही इसमें फैसला करे कि कौन अगला सीएम होगा बीजेपी की तरफ से। लेकिन बात यह है कि तीनों जगह, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, चाहे राजस्थान की बात कर ले, इन सब के पीछे वजह यही है कि आम सहमति से बीजेपी के जो विधायक दल का नेता होगा वो ही मुख्यमंत्री के लिए चुना जाएगा। इस आम सहमति के लाने के लिए है। अब क्योंकि नाम सामने आ गए, पर्यवेक्षक की जो बात लगातार पिछले 2-3 दिन से की जा रही थी, अब नाम सामने आ गए। अब ये तीनों पर्यवेक्षक राजस्थान में आएंगे और बीजेपी विधायक दल की बैठक लेंगे, उसमें सामने निकल के जो नाम आएगा वो ऊपर केंद्रीय जो प्रमुख नेतृत्व है उनको दिया जाएगा और उसके बाद नामों की घोषणा होगी। यानी माना जा सकता है कि बुधवार तक पूरी तरह से ये नामों की और ये जो पटाक्षेप है कि कौन होगा, और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बुधवार के दिन शपथ भी हो जाए। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन विधायक दल की बैठक क्या लग रही है, कल या फिर रविवार को, क्या अंदेशा लगाएं? देखिए, आम सहमति बनाना सबसे जो माकूल व्यवस्था है कि लोकतंत्र की सबसे दूरी है कि आम सहमति से ही मुख्यमंत्री चुना जाए, क्योंकि बीजेपी ने जो अपना चेहरा रखा था यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर, वो प्रधानमंत्री को रखा था, या फिर बीजेपी का जो निशान है कमल, उसको रखकर चुनाव लड़ा गया था। इससे पहले अगर पूर्व चुनाव को देखें हम 2003 के चुनाव को देखें, या 2008 के चुनाव को देखें, या 2013 के देखें, 2018 के देखें, इन 4 चुनावों में। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद सुधीर। लखवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लखवीर, इससे पहले अगर हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अभी हम 2023 में सरकार बनने को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, जिसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में अगर आप पुराने समीकरणों को देखें, जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बनी, किस तरीके के समीकरण रहे उस समय भी, उस पर भी नजर डालिए। देखिए, पिछले 1.5 से 2 दशकों में तो एक छत्र वसुंधरा राजे का राज रहा है राजस्थान की सियासत में, चाहे वो संगठनात्मक रूप से देखें या फिर सत्ता में देखें। ऐसे में पार्टी के सामने कई मर्तबा हर्डल्स भी आए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चैलेंज भी किया आलाकमान को, क्योंकि उनके पास नंबर्स थे, उनके पास स्ट्रेंथ थी, इसलिए आलाकमान को कई मर्तबा झुकना भी पड़ा। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 की ही बात है, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव करना था। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाना था भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वीटो किया, उनकी दावेदारी पर साफ तौर पर चैलेंज किया और अपने समर्थित विधायकों के साथ वो दिल्ली पहुंची और अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष रहने के बावजूद, उनके बीजेपी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बने रहने के बावजूद ये फैसला नहीं हो सका और गजेंद्र सिंह शेखावत 1.5 महीने तक दौड़ में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सके। ऐसे में उनकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज की स्थिति में ऐसी परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे के पास न तो उस माकूल नंबर्स हैं, न तो उस माकूल विधायक बचे हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन का डंडा भी काफी मजबूत हो गया है। और बीजेपी ने जब 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा ममता, तो साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और कमल के निशान पर लड़ा जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ वसुंधरा राजे बल्कि उन तमाम प्रदेश के नेताओं को शांत कर दिया गया और उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया कि किसी प्रकार की गलतफहमी पालने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय आलाकमान चुनाव लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं,
कमल का निशान चुनाव लड़ रहा है। और हमने देखा भी कि सामूहिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में चुनाव लड़ा, किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं देखी गई। क्योंकि ये पहली बार ही हो रहा है जब इतना असमंजस भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब भैरव सिंह शेखावत बने थे तो उस वक्त भी चेहरा सामने था, वसुंधरा राजे बनी तो उस वक्त भी चेहरा सामने था, लेकिन इस बार जो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोगो या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा रहा, इसीलिए कहीं ना कहीं ये असमंजस बढ़ गई है। और 24 का चुनाव नजदीक है, उसको भी महत्वपूर्ण बहुत ध्यान में रखा जाएगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं। देखिए ममता, इसे सस्पेंस कहा जाए या पार्टी की स्ट्रेटेजी कहा जाए, क्योंकि न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी बिना किसी चेहरे पर चुनाव लड़ी है। चेहरा एक ही था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कमल का निशान सामने था। ऐसे में ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा था कि चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव पीएम के चेहरे पर लड़ा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए और पार्टी की सरकार बने। और क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि जब राजस्थान के लिए अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं ममता, तो जब 1 दर्जन से ज्यादा नाम मुख्यमंत्री की रेस में है तो पार्टी ये जोखिम क्यों लेगी कि किसी चेहरे को नियुक्त किया जाए। मान लीजिए अगर किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है राजस्थान में, तो आपको नहीं लगता कि 2018 में जिस प्रकार से हाल हुआ सरकार बनने के बाद कांग्रेस का, ऐसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नजर आती। इसलिए पार्टी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, और ये रणनीति न केवल 2024 का लोकसभा चुनाव साधने के लिए है, बल्कि अगले 1.5 दशक तक कैसे पार्टी स्टेट में मजबूत रहे। और जो परिपाटी बनी आ रही है राजस्थान में कि हर 5 साल में सरकार का परिवर्तन होता है, उस परिपाटी को तोड़ने के लिए रणनीति बनाई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा जाए, और जब मैंडेट हासिल हो जाए तो अपने विश्वस्त नेता को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और वो नेता ऐसा हो जो कि न केवल सशक्त सरकार चला सके, सशक्त तौर पर सरकार का प्रतिनिधित्व कर सके, बल्कि संगठन भी उनके संरक्षण में इतना फले फूले ताकि अगले 1.5 दशक तक पार्टी इतनी ग्रो करे राजस्थान में कि लगातार अनवरत प्रगति होती रहे और बीजेपी की सरकार परिवर्तित ना हो 5 साल के बाद, और वापस से परिपाटी टूटे और बीजेपी की सरकार रिपीट हो। ये उद्देश्य है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान का, इसलिए इस प्रकार से चुनाव लड़ा गया। और हमने देखा भी कि 115 सीटों का आना ये प्रदर्शित भी करता है, और कई बागी भी जीत कर आए। हालांकि ये बीजेपी का नेता मानते भी हैं कि अगर टिकट वितरण ठीक ढंग से किया गया होता तो नंबर्स और बढ़ सकते थे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सीटें आई हैं, छत्तीसगढ़ में सीटें आई हैं, ऐसा ही नजारा राजस्थान में भी देखने को मिल सकता था। लेकिन पार्टी ये चूक मानती है कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो गई, कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेट कर दिया गया, कुछ अंडर एस्टिमेट कर दिया गया कुछ कैंडिडेट्स को, इसलिए चूक हुई और कुछ बागी जीतकर आ गए। हालांकि अब उन बागियों पर भी नजरें हैं, उन बागियों से भी तमाम तरीके से संवाद स्थापित किया हुआ है राष्ट्रीय नेताओं ने भी और प्रदेश के नेताओं ने भी, और स्वाभाविक है कि उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया जा सकता है, लेकिन वो रहेंगे निर्दलीय विधायक ही। अब जो आप पूछ रही थी कि 2023 का चुनाव जिस प्रकार से लड़ा गया उसमें रणनीतियां क्या थी और कितना चेंजेस मानते हैं, तो निश्चित रूप से 2018 से पहले जितने भी चुनाव लड़े गए तो उसमें चेहरा सामने था, चाहे वो स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत हो या फिर वसुंधरा राजे हो, इन चेहरों पर चुनाव लड़ा गया और अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की परिपाटी रही थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, निश्चित ही हर राज्य में उनकी स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, निश्चित ही और अलग तरीके की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि पार्टी को कैसे विशाल बनाया जाए, कैसे अनवरत सत्ता में आया जाए, ये उद्देश्य है, न कि किसी एक व्यक्ति की एक नेता की पैरवी करना और एक नेता को सल्टाना। इस प्रकार का उद्देश्य होता नहीं है पार्टी का, क्योंकि तमाम जो दिग्गज लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, उनका फोकस है कि संगठन फलना फूलना चाहिए, संगठन काफी मजबूत होना चाहिए और बीजेपी की सरकारें पूरे देश में हों। इसलिए इन तमाम फॉर्मूलाज पर, इन तमाम प्रयोगों पर काम भी किया जा रहा है और पार्टी ये चाहती भी है कि 2024 का जब चुनाव हो तो निश्चित रूप से उसे साधा जाए और उसका सेमीफाइनल के तौर पर इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव को इसीलिए कहीं ना कहीं मजबूत जो है वो दावेदारी रही और पर्यवेक्षकों को भी इसी तरीके से तय किया गया। राजस्थान में राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, उन्हें भेजा गया है। हम एमपी की लिस्ट भी देख रहे थे लखबीर, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा गया है।
आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री तक को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है, तो ये साफ तौर पर स्ट्रेटेजी है कि हाँ, मजबूत दावेदार जो आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए और 24 में भी कहीं ना कहीं कुछ कमाल हो वहां पर। ये देखिए, पर्यवेक्षक बनाकर वरिष्ठ नेताओं को ही भेजा जाता है और उसके पीछे की मॉडस ऑपरेंडी ये होती है कि जब पर्यवेक्षक जाएं तो सर्वसम्मति से बिना किसी विवाद के पार्टी के आदेश की पालना करवाएं और तमाम विधायकों को पार्टी के आदेश के लिए राजी करें। ये महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि कई जगह होता है कि कई विधायक उत्साहित होते हैं, कई विधायकों का अपना मत होता है और वो चाहते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए या फिर उनमें से किसी एक पर दाव खेला जाए या जिस गुट से वो ताल्लुक रखते हैं उनमें उनके लिए वो लॉबिंग भी करते हैं और कई बार तस्वीरें हिंसक भी हो जाती हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेता को भेजने के पीछे की वजह यही होती है ताकि वो कोऑर्डिनेशन किया जाए। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान भेजा गया और मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण को मध्य प्रदेश भेजा गया, अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ भेजा गया। मुख्य कारण यही होता है पार्टी का कि पर्यवेक्षक जितना स्ट्रांग जाएगा वो अपनी बात, जो पार्टी का आदेश होगा, उसको डिलीवर आसानी से कर सकता है और उस पर मुहर भी लग सकती है। इसीलिए वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। लेकिन अब महत्वपूर्ण क्या है? अब महत्वपूर्ण यह है कि जब केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान हो गया तो वो जयपुर कब जाते हैं और विधायक दल की बैठक क्या शनिवार को होगी या रविवार को होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि व्हिप जारी है तो स्वाभाविक है कि लोकसभा के जो सांसद हैं वो दिल्ली में ही बने हुए हैं जब तक कि कोरम पूरा नहीं हो जाता, और जैसे ही कोरम पूरा होगा, व्हिप का पालन हो जाएगा, उसके बाद ये तमाम नेता जयपुर के लिए निकलेंगे और विधायक दल की बैठक होगी। खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दिल्ली में ही बने हुए हैं जो कि व्हिप का पालन करने आए हैं और व्हिप के पालन के बाद वे खुद भी जयपुर जाएंगे और विधायक दल की बैठक की तैयारियों में जुटेंगे कि विधायक दल की बैठक कहां करवाई जाए, किस तरीके की रणनीति हो, जो पर्यवेक्षक आएंगे उनका क्या 1-to-1 संवाद भी विधायकों से करवाया जाए क्या, क्योंकि हो सकता है कि कोई गुट विशेष ये जताए, अपनी इच्छा जताए कि हमें पर्यवेक्षकों से बातचीत करनी है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधायक दल के नेता को लेकर मंथन किया जाएगा। राजस्थान के 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं। राजनाथ सिंह जिसमें नाम है, विनोद तावड़े का नाम है, सरोज पांडे जो है पर्यवेक्षक नियुक्त की गई हैं। पर्यवेक्षक राज्यों में जाकर विधायकों से रायशुमारी करेंगे, विधायक दल के नेता को लेकर मंथन करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। रायशुमारी के बाद दिल्ली आकर रिपोर्ट देंगे। लखवीर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पहले रायशुमारी की जाएगी और सारे विधायकों से बात की जाएगी, रिपोर्ट लेकर दिल्ली आएंगे और फिर दिल्ली में बातचीत होगी, फिर जाकर चेहरा अनाउंस होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक तरीके की रणनीति होती है और ये रणनीति का पार्ट है कि पहले पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और फिर चेहरा जो एक जिस चेहरे पर सहमति बनेगी वो लाकर पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंपा जाएगा और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये एक अमूमन प्रक्रिया है और प्रक्रिया हिस्सा ही है कि पर्यवेक्षक जाएं, संवाद करें विधायक दल से, फिर विधायक दल या तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़ दे, प्रस्ताव पारित करवाया जाए कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो चेहरा में मंजूर होगा, या फिर चेहरा पहले तय हो जाएगा तो उस चेहरे को लेकर इंट्रोड्यूस किया जाएगा विधायक दल की बैठक में, फिर उस चेहरे पर सहमति बनेगी और फिर उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन अमूमन होता यह है कि पर्यवेक्षक जाते हैं, विधायक दल की बैठक करते हैं, फिर विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाता है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो 2 लाइन का प्रस्ताव मंजूर है और पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसे चेहरा घोषित करेगा उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा और फिर पर्यवेक्षक आते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एक चेहरे का चुनाव कर लिया जाता है, फिर उसे बागडोर सौंप दी जाती है और वो फिर चेहरा घोषित हो जाता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कौन वो चेहरा होगा जिसके नाम पर मुहर लगती है। क्या वो अश्विनी वैष्णव होंगे, क्या वो अर्जुन राम मेघवाल होंगे, क्या वो ओम प्रकाश माथुर होंगे, क्या ओम बिड़ला होंगे, किरोड़ीलाल मीणा होंगे, या फिर दिया कुमारी होंगी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे, महेंद्र बालकनाथ होंगे, वसुंधरा राजे होंगी, या फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री लखवीर, फहरिस्त बहुत लंबी है
और इसमें से कोई अनोखा नाम भी निकलकर सामने आ सकता है। और इसीलिए ये चर्चाएं, इसीलिए ये जो आजमाइश है, जो लंबा समय लग रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, चुनाव जीत जाने के बावजूद भी इतना ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि आप जो लिस्ट बता रहे हैं ये फहरिस्त तो लंबी है ही, इसमें कुछ और नाम भी ऐड ऑन हो सकते हैं, वो भी हम नहीं कह सकते। बिल्कुल निश्चित रूप से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि फहरिस्त बड़ी है और इस फहरिस्त में आप जो कह रही थी अनोखा नाम, न सिर्फ अनोखा नाम ममता, बल्कि चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। क्या पता किरोड़ीलाल मीणा की किस्मत खुल जाए, क्या पता किसी फर्स्ट टाइमर एमएलए की किस्मत खुल जाए, तो इससे नकारा नहीं जा सकता। और मोदी अमित शाह की जोड़ी तो इसके लिए माहिर है कि चौंकाने वाले नाम पर मुहर लगाती हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में चेहरा ऐसा होगा जो कि एक सशक्त शासक की भूमिका निभा सके, प्रशासनिक अमले में उसकी धमक हो, संगठन को साथ लेकर चल सके, और जिसके नाम पर तमाम विधायक विरोध ना करें और पूरे प्रदेश में उसके नाम का स्वागत हो। इस प्रकार के चेहरे पर ही मुहर लगेगी। हालांकि पार्टी इस फैसले से 2024 को साधना चाहती है, इससे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तीनों राज्यों में से एक जगह सवर्ण बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, एक जगह मूल ओबीसी से कोई चेहरा हो सकता है, और एक जगह आदिवासी चेहरा भी हो सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इन तीनों राज्यों में किस जाति बिरादरी के चेहरे को मौका दिया जाता है, किस कार्यकर्ता पर, किस नेता पर दांव खेला जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह कि गैर विधायक भी मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि जितने भी नाम इस फहरिस्त में हैं उनमें गैर विधायक भी हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में संभावना है कि किसी गैर विधायक को भी मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाया जा सकता है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो संगठन का कोई व्यक्ति हो, जैसे कि ओम प्रकाश माथुर भी फहरिस्त में है। तो ऐसे में काफी नाम है, काफी चर्चाएं हैं, काफी कयास हैं, काफी गहमा गहमी है। अब इंतजार है विधायक दल की बैठक होने का और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऐलान का कि आखिरकार राजस्थान का बागडोर कौन संभालेगा, अगला मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन होगा, क्योंकि फहरिस्त काफी लंबी है और बढ़ भी रही है। एक पैटर्न हमने देखा, जैसे ही रिजल्ट सामने आए उसके बाद से हर 6 घंटे में नाम बदल जाता है। काफी चर्चाएं गर्म होती हैं कि अब ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अब ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और हमने देखा भी कि हर 6 घंटे में नाम परिवर्तन होने की एक योजना भी दिख रही है। पहले नाम आया कि राजस्थान में ओम बिड़ला मुख्यमंत्री हो सकते हैं, फिर वो बदलाव हुआ और फिर एक माहौल बना राजस्थान में कि दिया कुमारी हो सकती हैं, फिर वो ठंडा पड़ा नाम और फिर चर्चा जोर पकड़ी महेंद्र बालकनाथ योगी के नाम पर, फिर ओम प्रकाश माथुर का नाम चर्चाओं में आया, फिर अश्विनी वैष्णव का नाम चर्चाओं में आया, अर्जुन राम मेघवाल का नाम चर्चाओं में आया। ऐसे में तमाम नाम जोर पकड़ रहे हैं, लेकिन मुहर किस नाम पर लगेगी ये सस्पेंस बरकरार है, जिस पर की पर्दा जल्द उठने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये सब जानना तो चाहते हैं, लेकिन पार्टी का उद्देश्य एकमात्र है कि न केवल बेहतरीन प्रशासक हो, प्रशासनिक अमले में धमक रखता हो, प्रशासन को साध कर चले, बेहतरीन व्यवस्था दे सके, बल्कि पिछली 5 साल में जिन कोस्ट पर, जिन मुख्य तौर पर जिन बातों पर घेरा है सूबे की अशोक गहलोत सरकार को, उनको प्रमुखता से सुलझाया जाए, उन पर प्रमुखता से काम किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, पेपर लीक, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, और सरकार में आने का कारण भी यही है कि राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, दलित उत्पीड़न के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है लखवीर, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल 3 पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं, अब इंतजार है विधायक दल की बैठक का। विधायक दल की बैठक में किसको चुना जाता है विधायक दल का नेता और किस पर मुहर लगती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।